बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं जी? आप लोग ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? आज जो हमारा टॉपिक है वो है विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट इन एसपीएसएस। इसको एसपीएसएस में कैसे रन करते हैं, बेसिकली हम पहले ही समझेंगे कि होता क्या है। एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है और इसके क्या एजम्पशंस हैं, ये किन सिचुएशन में हम लगा सकते हैं, और फिर हम इसको एसपीएसएस में रन करके देखेंगे कि, और इसको फिर इंटरप्रेट भी करेंगे कि इसके रिजल्ट्स को हमने इंटरप्रेट कैसे करना है, और आपने अपने थीसिस में इसको रिपोर्ट कैसे करना है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। सो कोकब मंजूर आपकी खिदमत में हाजिर है जी, टीचर ट्रेनर एंड रिसर्च कोच, एंड यू कैन सी माय यूट्यूब लिंक वेयर यू कैन हैव अराउंड 500 वीडियोस ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। अच्छा जी, आज जो हमारा टॉपिक था वो है विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट। अगर आपने इससे पहले मेरी वीडियो देखी है जिसमें हमने पेयर टी टेस्ट को एक्सप्लेन किया हुआ है तफसील के साथ, ठीक है। तो वो चूंकि एक पैरामेट्रिक टेस्ट है, तो मैंने बताया था उस वीडियो में कि एक वीडियो में कि जिसमें पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक को हमने एक्सप्लेन किया था कि जब टी टेस्ट के एजम्पशन वायलेट हो जाते हैं तो फिर हमने उसके बदले में कोई दूसरा टेस्ट लगाना होता है, ठीक है। तो टी टेस्ट में हमारे पास वन सैम्पल टी टेस्ट है, इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट है, और पेड या डिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट है, ठीक है। तो जो पेड टी टेस्ट के जो एजम्पशन हैं या जो सिचुएशन है, उसके जब एजम्पशन वायलेट होते हैं तो फिर हमने विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट लगाना है। क्या मतलब है इस बात का मतलब ये है कि जब हमारा डेटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, फॉर एग्जांपल, और हमारा जो है वो एजम्पशन वायलेट हो गया है, तो फिर हम टी टेस्ट तो ज़ाहिर है नहीं लगा सकते, या सैम्पल साइज हमारा बहुत छोटा है, ठीक है, 2 8 10 है, यानी 30 से भी कम है। तो इस सूरत में भी तो फिर हमने क्या करना है, फिर हमने विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट लगाना है। सिचुएशन वही होगी कि जब हमने डेटा सैंपल से लिया और एक सैंपल का डेटा लिया, उसको पहले डेटा कलेक्ट लिया और फिर उस पर कोई ट्रीटमेंट की, या उस पर कोई हमने इंटरवेंशन की, उससे हमने दोबारा डेटा ले लिया। तो ये बेसिकली सैंपल एक ही होता है, लेकिन बाज़ हम इसको टू सैंपल भी कहते हैं। चूंकि इसलिए ऐसा आप देखेंगे तो उसमें ऑप्शन में भी हमारे पास लिखा होता है रिलेटेड सैंपल, ठीक है। तो रिलेटेड सैंपल लिखा होता है, ठीक है। अच्छा, तो अब हमारे पास क्या है कि हमने डेटा कलेक्ट किया और उस पर कोई ट्रीटमेंट किया, और फिर जैसे मिसाल के तौर पे ये साइकोलॉजी वगैरह में होता है कि जी लेट सपोज, या मेडिसिन मेडिकल साइंसेज में भी, कि जी एक पेशेंट हैं और उनको कोई बीमारी है, हमने उनके या ब्लड प्रेशर वगैरह या एंग्जाइटी लेवल चेक किया, और फिर उनके बाद हमने उसको एक हफ्ता 2 हफ्ता उनको सर्टन उन पे कोई ट्रीटमेंट किया, कोई थेरेपी वगैरह की, और उसके बाद हमने दोबारा उनका ब्लड प्रेशर या एंग्जाइटी या डिप्रेशन या जो भी डिजीज़ है उसको चेक किया। तो हम देखना चाहते हैं कि आया इसमें कोई फ़र्क आया कि नहीं। तो आमतौर पे इस सिचुएशन में हम टी टेस्ट लगा रहे होते हैं, लेकिन ये है कि जब टी टेस्ट के एग्जाम्पशन वायलेट होंगे तो उसी तरह की मिलती जुलती सिचुएशन में हमने फिर क्या करना है, विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट लगाना होता है, ठीक है। तो अब हमारा प्रोसेस क्या बनेगा, द मीडियन डिफरेंस इज जीरो, ठीक है, एंड द मीडियन डिफरेंस इज नॉट इक्वल टू जीरो, या लेस देन या ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। इसके एजम्पशन क्या है हमारे पास, द डिपेंडेंट वेरिएबल शुड बी मेजर्ड एट इंटरवल और रेशियो स्केल, ठीक है। वो तो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा इसी तरह ही, जैसे कोई टाइम है, जैसे मैंने कहा बीपी वगैरह हो गया, या इंटेलिजेंस है, या जैसे कोई हमने फॉर एग्जांपल बच्चों की इंटेलिजेंस आईक्यू लेवल चेक किया, और फिर उसके बाद हमने उनको कोई टेस्ट दिया या उनकी कोई ट्यूशन वगैरह या कोई भी उनको टेक्निक वगैरह सिखाई, और उसके बाद हमने हफ्ते के बाद 2 हफ्तों बाद या मंथ बाद हमने दोबारा उनका टेस्ट लिया। तो वो आया, हम देखना चाहते हैं कि यार उस ट्यूशन का या उस टेक्निक का उनको कोई फ़ायदा हुआ या नहीं, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका इंटरवल या रेशियो स्केल पे होगा, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हमारे पास कैटेगरीज होंगी, जैसे दो रिलेटेड ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो यह बेसिकली ग्रुप एक ही होता है, लेकिन हम उसको चूंकि 2 दफ़ा डेटा लेते हैं तो हम उसको पेयर में कहते हैं। So whether there was a difference in smokers daily cigarette consumption before and after 6 week hypnotherapy, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि जी वो जो डेली सिगरेट कंजम्पशन है स्मोकर्स की, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। अब ये रेशियो स्केल पे है कि जी रोजाना 10 सिगरेट पीते हैं, 15 पीते हैं, जितने भी पीते हैं, ठीक है। फिर हमने उनको क्या किया, एक कुछ हेप्नोथेरेपी प्रोग्राम से गुजारा 6 वीक, और हम देखना चाहते हैं कि यार इनकी डेली सिगरेट कंजम्पशन कम हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। सो दिस विल हेल्प अस, दिस साइन टेस्ट विल हेल्प अस टू फिगर इट आउट कि यार ये जो हमारा जो एपनोपी सॉरी एपनोथेरेपी प्रोग्राम जो था वो सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो अब ऐसे मैंने कहा इसका हाइपोथेसिस कैसे बनेगा, मीन डिफरेंस इज इक्वल टू जीरो, यानी कोई फर्क नहीं पड़ा, देयर इज नो डिफरेंस, पहले भी जो मीन मीडियन था वैल्यू थी वही अब भी आ रही है। और मैंने आपको पैरामीट्रिक या नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की वीडियो में बताया था कि इसमें हम मीन को चेक नहीं करते बल्कि मीडियन को चेक करते हैं, जबकि टी टेस्ट में हम मीन को चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं हम इनको मीडियन में, इनमें हम मीडियन को चेक करते हैं। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसको कैसे रन करना है हमने। फॉर एग्जांपल एक स्टडी है और एक कोई मेडिसिन है जो कि रिपीटेटिव बिहेवियर को
ऑटिज्म वाले जो चिल्ड्रन हैं जो हमारे, उनको उनके रिपीटेटिव बिहेवियर को जो है वो रिड्यूस करती है। तो हमने एक 8 बच्चों का जो है वो एक स्टडी ग्रुप लिया और उनके हमने जो है वो चेक करना है बिफोर एंड आफ्टर के, यार इनमें कोई फ़र्क आया ड्रग्स का। यानी पहले उनको उनकी जो रिपीटेटिव बिहेवियर को मेजर किया और उसके बाद उनको जो मेडिसिन दी, ठीक है, और उस मेडिसिन के बाद हमने दोबारा उनको चेक किया, तो आया 1 वीक के पीरियड के बाद क्या है उनके रिपीटेटिव बिहेवियर्स में कोई कमी आई है या नहीं। तो उससे हमें पता चलेगा कि जी वो न्यू ड्रग इज़ इफेक्टिव और नॉट, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं, ये हमारे पास एक डेटा है, ठीक है। ये वेरिएबल है हमारे पास, ठीक है, बिफोर ट्रीटमेंट एंड आफ्टर ट्रीटमेंट, ठीक है। बच्चे 8 हैं हमारे पास, ठीक है, 8 बच्चों को हमने टेस्ट किया। तो बिफोर ट्रीटमेंट उनकी ये रेटिंग आ रही थी, ठीक है, इतनी बार रिपीटेटिव बिहेवियर के जो भी उन्होंने जिस टूल के जरिए इसको मैयर किया था। और ट्रीटमेंट के बाद 1 वीक उनको जो मेडिसिन दी गई उसके बाद दोबारा उनकी मेजरमेंट ली गई, ठीक है। तो उस रिपीटेटिव बिहेवियर को मेजर किया गया और ऑटिज्म वाले बच्चों का। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हमने इसको रन कैसे करना है, एनालाइज में जाएंगे, ठीक है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, और यहाँ पर हम आ जाएंगे लेगेसी डायलॉग और डिपेंडेंट सैम्पल, रिलेटेड सैम्पल, सॉरी, ठीक है, टू रिलेटेड सैम्पल, ठीक है। अब ये हमारे पास बिफोर है, ठीक है, एक वेरिएबल, और आफ्टर ट्रीटमेंट ये दूसरा वेरिएबल, ठीक है। तो आपने क्या करना है, बिफोर को भी शिफ्ट कर देना और आफ्टर को भी, ये खुद ही इधर वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 बना देगा, ठीक है। नथिंग एल्स यू हैव टू डू। विलकॉक्सन यहाँ पे ऑलरेडी चेक हुआ होगा, आप अगर नहीं है तो इसको यहाँ पे आपसे चेक कर देंगे, एंड दैट्स इट, ठीक है। अब आपको बता रहे हैं, देखें कि जी पॉजिटिव रैंक नेगेटिव रैंक कितने आ रहे हैं। इसका मतलब है कि जी पॉजिटिव 6 आ गए हैं, ठीक है, कि सॉरी नेगेटिव रैंक 6, यानी इसका मतलब है कि रिपीटेटिव बिहेवियर जो कम हुआ है वो तकरीबन 6 बच्चों का कम हो गया है। पॉजिटिव 2 बच्चों का बढ़ गया है, ठीक है, और मेडिसिन के बाद, और ये उनके मीन रैंक आ गए हैं। तो इसका मतलब है कि ओवरऑल लग तो रहा है कि इतने बच्चों का जो है वो रिपीटिशन में कमी आई है, यानी नेगेटिव हुए हैं उनके नंबर्स, ठीक है। तो अब ये जो वैल्यू है हमारी वो बस काम की वैल्यू है, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से इंटरप्रेट कर देंगे, और जीरो ऐसे यानी कोई ऐसे नहीं है जिनके में कोई फर्क नहीं आया, ठीक है। मतलब दवाई के बाद ऐसे नहीं है कि बिल्कुल पहले वाली ही रीडिंग है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि टाइप वाले नील है, ठीक है, दे आर द सेम बिफोर ट्रीटमेंट, और ये देखिए आफ्टर ट्रीटमेंट इज लेस देन बिफोर ट्रीटमेंट, यानी इनके बिहेवियर में कमी आई है। कितने भी 6 बच्चों के बिहेवियर में कमी आई है, जो बार बार रिपीट करते थे चीज़ों को, वो थोड़ी उनमें 6 बच्चों में कमी आई, जबकि 2 बच्चे जो हैं वो उनमें इजाफा हो गया मेडिसिन के बाद। तो हम ओवरऑल देखते हैं कि यार इसकी सिग्निफिकेंस है कि नहीं। तो अभी देखें इसकी जो वैल्यू आ रही है ना, 0.049, 0.05 से थोड़ी सी कम आ रही है, लेकिन बहरहाल कम आ रही है। ये मतलब 0.05 से कम है, 0.049 आ रही है। तो हेंस हम ये कहते हैं कि यार, जब मैंने अभी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि जब आपकी पी वैल्यू जो है वो 0.05 से कम आती है तो हम H0 को रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे कि सिंस द विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट पी वैल्यू is two tail p value is 0.049, which is less than 0.05. Hence, we will reject H naught and conclude that there is a significant difference of the new drug in reducing the repetitive behavior in the children of children with autism, ठीक है। तो इस तरह से करके आपने अपने इसको रिपोर्ट कर लेना, ठीक है। मैंने तो ज़रा अपने वेरिएबल के हिसाब से किया, आपने अपने वेरिएबल के हिसाब से कर लेना। तो आप बेशक वीडियो को पॉज करके आराम से इसको एज इट इज़ लिख भी सकते हैं, या आप अपनी अंग्रेजी में लिख सकते हैं, बल्कि अब तो आसान है। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें चैट जीपीटी के जरिए टेबल को एक्सप्लेन करना भी सिखाया था। तो आप उससे भी एक्सप्लेन करवा के फिर आप उसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर लें ताकि वो आपको प्लेजरिज्म में भी नहीं आए, ठीक है। तो बहरहाल ये जो वैल्यू है ये आपने इंटरप्रेट करनी है 0.049 वाली, ठीक है। तो आप लिख दें कि जेड वैल्यू इज -1.976, ठीक है, ये भी 1.96 से कम ही आ रही है, ठीक है। आपको पता है कि जेड की वैल्यू 1.96 होती है नॉर्मली। तो चूंकि टू टेल है तो माइनस वाली साइड पे आ रहा है, तो ये 1.96 उससे यानी रिजेक्शन रीजन में आ रहा है। 1.96 से 1 ज़्यादा है, और मतलब मीन्स मिनिमम है, -1.96 से कम है, 1.97 आ रही है, तो यानी रिजेक्शन रीजन में आ रही है। तो इसके ज़रिए भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो इन नटशेल, विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट क्या करता है, जब हमारे पास सिचुएशन वही होती है पेयर टी टेस्ट वाली, लेकिन हमारे नॉर्मेलिटी के एजम्पशन जो है वायलेट हो रहे होते हैं, तो फिर हम इसको टेस्ट को रन करते हैं और इस तरह से हम इसको इंटरप्रेट कर लेते हैं। सो आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। इन केस फिर भी कोई कन्फ्यूजन क्यूरी है, सो यू कैन व्हाट्सएप मी एट दिस नंबर, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ब्लेस्ड।